हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या लिखा है कि टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर्स। तो दो बिल्डिंग है इस तरीके से समझिए और वो एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं और उनके बीच में एक रोड गया है और उस रोड का जो विड्थ है वो कितना 12 मीटर्स है। मतलब रोड का जो विड्थ है वो 12 मीटर्स है। मतलब यही है कि दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर्स है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। अब यहाँ पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ऐसा बिल्डिंग तो नहीं है रियल में। जैसे ये तो बराबर दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर और ये पार्ट नहीं रहेगा, और उसी तरह यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल इसे समझिए कि बिल्डिंग इस तरीके से रहेगा, दोनों एकदम प्रॉपर रेक्टेंगुलर रहेंगे। तो इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रोड का विड्थ ही रहेगा 12 मीटर। तो ये 12 मीटर देने का मतलब है कि ये 12 मीटर दिया है यहाँ पे, तो ये 12 दिया। उसके बाद आपसे क्या बोला है कि आपको क्या दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप मतलब जानते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब आपको सर को उठा के ऊपर देखना रहता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो बिल्डिंग है वो एक सेम साइज़ की नहीं है, एक बिल्डिंग छोटी है और एक बिल्डिंग बड़ी है, और इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। टॉप ऑफ द सेकेंड, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। एक बार वापस पढ़ते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, जो छोटा रहेगा मतलब ये बिल्डिंग, इसके टॉप पे से जिसकी हाइट क्या रहेगी 10 मीटर। मतलब ये वाली बिल्डिंग की जो हाइट है वो 10 मीटर है। मतलब ये वाली बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। इसके टॉप पे से मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे है स्टूडेंट्स, इसके टॉप पे से ये क्या कर रहा है ऑब्जर्वर, सेकेंड वाली बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ से ये इसको देख रहा है और इसीलिए वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन कितना रहा है 60 डिग्री। तो वो देख किसको रहा है, सेकेंड वाली बिल्डिंग के टॉप को। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे फिर से तो आपको समझ में आएगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ये है विच इज़ 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज़ टू बी 60 डिग्री। मतलब इस तरीके का बिल्डिंग है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फिर आपको क्या बोला है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो आपको पूरे सेकेंड बिल्डिंग का हाइट आपको फाइंड आउट करने को बोला है। तो सेकेंड बिल्डिंग का टोटल हाइट, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एक चीज़ कि बिल्डिंग सेम लेवल पे रहेंगे, सेम ग्राउंड पे रहेंगे। तो ये बिल्डिंग जो छोटा वाला बिल्डिंग है अगर इसका हाइट 10 मीटर रहेगा तो ये पूरे बिल्डिंग में से इतने तक, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ऑब्जर्वर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा वहाँ तक का जो हाइट रहेगा यहाँ तक का, ये 10 और 10 के बराबर रहेगा जो आप रेड वाले में देख रहे हो। मतलब आपको सिर्फ इतना हाइट और बताना है, ढूंढना है। इतना हाइट अगर आपने और पता लगा दिया तो ये जो पहले जो 10 मीटर का हाइट है वो और प्लस ये आप प्लस करोगे तो आपको टोटल बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। मतलब आप समझिए कि ये 10 है क्योंकि ये 10 था और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए था जो हमको मिल गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री का और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12। और हमको फाइंड आउट क्या करने का है, सिर्फ इतना, सिर्फ आपको इतना पार्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना जो पार्ट है वो आप समझ रहे हो कि ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। तो चलिए ये वाला पार्ट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए जैसे आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, आप ये जो 10 मीटर हाइट है इसको और इसको आप प्लस करोगे तो सेकेंड वाली बिल्डिंग का जो टोटल हाइट है वो आपको मिल जाएगा, जो आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो चलिए सिंपल है, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन सेम है, डायग्राम ये है, ये वो एक्चुअल डायग्राम है जिस पे हम वर्क करने वाले हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के साथ जो डायग्राम बोला है वो हमको बताना पड़ेगा। मतलब एक डायग्राम को आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। ये स्मॉल बिल्डिंग है और ये बड़ी वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पे नेमिंग भी कर देंगे। दोनों के बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। छोटे वाली जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 10 मीटर है और ये भी तो 10 हो जाएगा, लेकिन आपको टोटल पूछा है। तो दोनों बिल्डिंग ग्राउंड पे है तो दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री है। ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग सीधा बना रहता है सरफेस पे, तो ये दो एंगल आपको 90 डिग्री मिल रहा है। फिर हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। छोटे वाली बिल्डिंग को AB समझ लेते हैं और जो सेकेंड बिल्डिंग है उसको हम CD समझ लेते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम सेकेंड वाली बिल्डिंग पे बनाएंगे वो रहेगा E और ये रहेगा 90 डिग्री क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। और ये तीनों एक सिंगल लाइन पे मतलब कोलिनियर है। तो सॉल्यूशन में हमको सब चीज़ बताना पड़ेगा। हमने स्मॉलर बिल्डिंग को क्या जूम किया है, बड़ी वाली बिल्डिंग को क्या जूम किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD रिप्रेजेंट्स द टू बिल्डिंग्स। तो ये जूम कर रहे हैं कि AB और CD ये दो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम में।
फिर आगे हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है विड्थ ऑफ द रोड वो 12 मीटर है। तो BD क्या कर रहा है, वो दोनों बिल्डिंग के बीच के रोड का डिस्टेंस बता रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सेगमेंट BD रिप्रेजेंट्स विड्थ ऑफ द रोड, क्योंकि पहले ये रहेगा, बाद में ये AE आने वाला है। और अब हम बोलेंगे कि AE इज़ परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि सेगमेंट AE इज़ परपेंडिकुलर CD, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और दूसरा है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। फिर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बता देंगे, CAE जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और उसका मेजर कितना दिया 60 डिग्री। ये सारी चीज़ आपको बताते रहना स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे एंगल CAE इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, और AB यहाँ पे 10 है, BD यहाँ पे 12 है, और एंगल CAE यहाँ पे 60 डिग्री है। अब ये जो 12 है ये एग्जैक्टली ऊपर से बिल्डिंग का बीच का डिस्टेंस है जो 12 रहेगा, क्योंकि रोड का अगर डिस्टेंस 12 है, बीच में बिल्डिंग के बीच के रोड का डिस्टेंस अगर 12 है, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 रहेगा। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर देखिए ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये अगर इसको परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल 90 डिग्री का है तो चौथा भी 90 रहेगा। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है सबसे पहले ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और जैसे आप बताओगे कि ये रेक्टेंगल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताओगे, जैसे आप बताओगे ये रेक्टेंगल है तो AB और ED दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और BD और AE इक्वल हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि अगर BD जो रोड का विड्थ है 12 दिया है, तो AEB जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इतना लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABDE इज़ ए रेक्टेंगल। डायरेक्टली आप बता देना, क्योंकि इतना डिटेल में हमको रेक्टेंगल प्रूव नहीं करना है, लेकिन हाँ एक बार बताना ज़रूर है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि AB जो है वो DE को इक्वल हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू 10-10 हो जाएगा। और उसके बाद BD AE को इक्वल हो जाएगा, BD AE को इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब दोनों का डिस्टेंस 12-12 हो जाएगा, 12-12। और इन दोनों का जो रीज़न है हम बोल देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये इसीलिए इक्वल हो रहे हैं। फिर देखिए ये चीज़ बताने के बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टारगेट है वो ये वाला ट्राइंगल है, जिसके अंदर आपको CE फाइंड आउट करना है। तो चलिए यही शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल CAE, इसके अंदर अब यहाँ पे वापस से वो कौन सा रेशो आपको यूज़ करना है आप समझ पाओगे इनमें से, क्योंकि ये एंगल आपके पास है 60 डिग्री, और इस एंगल के लिए ये जो है एडजेसेंट है, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो अपोजिट है। तो एडजेसेंट और अपोजिट कॉट में और टैन में ही मिलता है, बाकी कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको एडजेसेंट और अपोजिट नहीं मिलेगा। और इसीलिए आपको मालूम है कि आपको tan थीटा यूज़ करना है, और अभी तक के सारे सम्स में हमने यही फाइंड आउट किया है, मतलब यही यूज़ किया tan थीटा। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि tan 60, और tan 60 का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब CE अपॉन AE बन जाएगा, जिसमें से tan 60 अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको देखिए tan 60 मिलता है √3। तो इसका मतलब है इसके प्लेस पे हम √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं √3, इसके प्लेस पे CE आपके पास नहीं है तो CE को CE लिखोगे अपॉन AE आपके पास 12 है तो आप लिखोगे 12। अब यहाँ पे आपको CE का वैल्यू चाहिए, और √3 का वैल्यू आपको कहीं दिया नहीं है, तो √3 को √3 के फॉर्म में ही छोड़ देना। 12 को आप यहाँ पे भेजोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई √3 हो जाएगा, और वही CE का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर CE विच इज़ इक्वल टू 12 √3। अगर √3 का वैल्यू 1.73 जैसे पहले के क्वेश्चन में दिया था, अगर दिया होता तो मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आता था वो लिखते थे हम, और एक्चुअल में देखा जाए तो देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिया तो आप √3 के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए CE आपको मिल गया कितना, 12 √3। तो अगर ये 12 √3 है और ये 10 है तो टोटल हाइट क्या रहेगा, 10 + 12 √3। तो आपको बस उतना ही बताना है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि CD जो है CD ये आपको कैसा मिलेगा, CE + ED से, C से लेके D तक का डिस्टेंस CE + ED से मिलेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, जिसमें से CE आपको मिला 12 √3 और ED या DE आपने पहले बताया था 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CD विच इज़ इक्वल 12 √3 + 10, और 12 √3 + 10 को आप प्लस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि एक रूट वाला है और एक विदाउट रूट वाला है। फिर यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि अगर √3 का वैल्यू आपको दिया रहता 1.73, तो आप उसको 1.73 को 12 से मल्टीप्लाई करते, और जो वैल्यू आता है वो 10 के साथ प्लस करके CD का एक एक्चुअल नंबर निकाल सकते थे। लेकिन सिंस नहीं दिया तो आपको इसी तरह छोड़ना पड़ेगा। तो यही सेकेंड वाले बिल्डिंग का हाइट बन जाएगा स्टूडेंट्स, जो बहुत करेक्ट फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी यही उसका हाइट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या करना है कि CD का वैल्यू बताने के बाद इसके अंदर लिख देना, यहाँ बोल हो गया स्टूडेंट्स कि द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज़ 12 √3 + 10। तो सिंपल था ये स्टूडेंट्स। अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है पीछे का तो ये क्वेश्चन आपको फटाफट समझ में आ गया रहेगा, और अगर नहीं सॉल्व किया है
इसके पहले वाला पार्ट तो थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि देरी लग जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड। तो एक ग्राउंड है समझिए, और उसमें 2 पोल है जिनके डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, उसको इरेक्ट किया है। इरेक्ट मतलब सीधा किया है, इसका मतलब है कि यहाँ का एंगल 90 और यहाँ का एंगल 90 रहेगा, मतलब सारे के सारे एंगल 90 रहेंगे बेस पे। फिर आपको आगे क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ द हाँ चलिए 2 पोल्स है, एक का हाइट क्या है 18 मीटर बड़े वाले का, और छोटे वाले का 7 मीटर है। तो दोनों का हाइट अपने अपने जगह पे दिया है। और आगे क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। मतलब 22 मीटर में क्या हुआ है कि दोनों के टॉप से वायर को फास्टन कर दिया, टाइट कर दिया है। तो 22 मीटर में, इनका मतलब वही है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है वो 22 मीटर में कंप्लीट हो गया है। 22 मीटर में ये वायर है। तो आपको दोनों के बीच का जो वायर का डिस्टेंस है वो यहाँ पे दे दिया है, दोनों पोल का डिस्टेंस आपको दे दिया है, हाइट लेंथ दे दिया है, हाइट दे दिया है, ऐसे समझिए। आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ समझना है, एंगल मेड बाय द वायर और हॉरिजॉन्टल। अब ये वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसका एक एंड यहाँ पे है और एक एंड यहाँ पे है। अगर एंगल की बात करेंगे, वायर से जो एंगल बन रहा है, तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है वायर से ये वाला। लेकिन वायर की वजह से जो 2 एंगल बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, वो दोनों वर्टिकल पोल पे बन रहा है, पोल वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल आप जानते हो कि इस पोजीशन को बोलते हैं, वर्टिकल आप जानते हो इस पोजीशन को बोलते हैं। तो यहाँ पे वायर की वजह से जो एंगल बन रहा है वो वर्टिकल वाले पोल से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर बोला है। वायर से तो यहीं पे 2 एंगल बन रहा है ना, इसके सिवा वायर पे कहीं पे, वायर तो ज़मीन पे नहीं है कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। तो वायर से जो 2 एंगल बन रहे हैं वो वर्टिकल पोजीशन पे बन रहे हैं, और आपको वर्टिकल पोजीशन पे बनने वाले एंगल को फाइंड आउट नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टल से जो बनेगा वो बताना है। तो वायर को लेके अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल पे तो कहीं पे भी नहीं स्टूडेंट्स। फिर से आप बता रहा हूँ कि वायर को लेके आपको हॉरिजॉन्टल पे कहाँ पे दिख रहा है कि वायर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से या हॉरिजॉन्टल किसी चीज़ से क्या कर रहा है, वो एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है कि ये जो छोटा वाला पोल है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है और यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल बनाओगे, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा, और ये एंगल वायर से ही बनेगा और ये हॉरिजॉन्टल से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल है पर वायर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो वायर की वजह से हॉरिजॉन्टल पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो यहीं पे बनेगा, जहाँ पे आपने इसको जो बनाया है ये हॉरिजॉन्टल है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, जो आपने पिछले 3 क्वेश्चन में देखा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, वही आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। तो चलिए ये एंगल को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके पहले कि अगर ये जो छोटा वाला पोल है उसका अगर हाइट 7 मीटर है, तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल गया है तो ये बड़े वाले पोल में यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट रहेगा वो भी कितना रहेगा 7, जबकि टोटल जो हाइट है पोल की वो 18 दिया हुआ है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। तो बचा वाला जो हाइट रहेगा यहाँ से यहाँ तक 18 - 7 आपको 11 मिल जाएगा। मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर आपको ये चीज़ मिल गया है 22 और ये चीज़ आपको मिल गया 11, जो आपको बताना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, सम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इसको बताना है, और आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, ये एंगल, क्योंकि फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, ये वायर है और हॉरिजॉन्टल से एंगल बना है यहाँ पे। तो चलिए कैसा फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पहले लिख के बतानी पड़ेगी, कौन से पोल है, फिर किस किस तरह ये 11 बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना डायग्राम लेने के बाद पोल्स को भी हम बना देंगे, और सरफेस को नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मतलब बेस को, लेकिन बना देते हैं बेस को भी। उसके बाद आपको देखिए ये छोटा पोल है जिसका हाइट आपको दिया है 7 मीटर, और ये बड़ा पोल है जिसका पूरा टोटल हाइट है 18 मीटर। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पोल्स के नाम देते हैं कि छोटा जो पोल है स्मॉलर पोल, उसका नाम AB है, और जो बड़ा वाला पोल है उसका नाम CD है, और ये जो है AE है, जैसे पिछले वाला डायग्राम था एग्जैक्टली सेम नेमिंग है। अब देखिए ये 11 मैंने आपको बताया था कैसे आया था, लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और सारी चीज़ों को बताते हैं पहले कि लेट सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD रिप्रेजेंट्स 2 पोल्स, ये दोनों पोल्स को बता रहे हैं। उसके बाद AC जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स वायर, AC वायर बता रहा है। सेगमेंट A इज़ परपेंडिकुलर टू CD, और उसका वही रीज़न रहेगा जो आपने पीछे लिखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड CED। उसके बाद आपको एंगल के बारे में बताना है, तो एंगल CAE
इज़ द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ये वो एंगल है, ये वाला जो वायर से बन रहा है हॉरिजॉन्टल पे, बाकी कहीं पे वायर से हॉरिजॉन्टल पे एंगल नहीं बन रहा है, और यही एंगल आपको फाइंड आउट करना है। पहली बार आपको एंगल पूछा है, अभी तक 3 क्वेश्चन में आपको एंगल नहीं पूछा था, 4th क्वेश्चन में आपसे एंगल पूछा है। तो ये एंगल अगर आपसे पूछा है तो आप इस एंगल को अज्यूम करें कि कुछ है, जैसे इसको हम अज्यूम करेंगे कि लेट एंगल CAE इस थीटा। अब इसको आपने थीटा अज्यूम किया है, आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। और जो चीज़ आपको वैल्यूज़ में दिया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AC जो है वो 22 है और CD जो फुल है वो 18 है, जिसमें से आपको इतना बताना है CE या DE सेपरेट करके बताना है, तभी आपको CE मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटल एक रेक्टेंगल है, हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटल ABD इज रेक्टेंगल बिकॉज ये दोनों एंगल क्या रहेंगे 90 डिग्री, ये 90 तो ये भी 90 रहेगा जैसे पीछे लिखा था। तो AB और DE दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा। अब DE 7 है तो आगे चल के हम बता सकते हैं कि CE पाने के लिए आपको क्या करना है, या अभी भी आप बता सकते हो। इसका रीज़न तो रहेगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने डायरेक्टली बताया था वैसे बता सकते हो। पहले ये आप शायद से पीछे वाले में भी नहीं बताया था। क्या चीज़ मैं बोल रहा पता है आपको कि ये जो CE है ये आप 11 बता सकते हो अभी का भी, इसके जस्ट बाद, या आप बाद में बता सकते हो। मैं आपको बाद में बताता हूँ। नहीं चलिए इसको बताना पड़ेगा, बाद में बताएंगे तो आपको ये ट्राइंगल में लेना कैसे है। तो चलिए इसको बता देते कि 11 कैसे मिला है। तो इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि CE प्लस ED इज़ इक्वल टू CD। CE को और ED को प्लस करेंगे तो CD मिलेगा, जिसमें से CE अब हमारे पास नहीं है लेकिन ED आपके पास है। इसके जस्ट पहले अभी आपने बताया 7 और CD टोटल आपके पास है 18। तो CE अगर फाइंड आउट करना है तो 7 को यहाँ पे भेजेंगे तो CE 18 - 7 होएगा और CE आपको मिल गया 11। और अब पूरा कहानी जो शुरू होता है वो इस ट्राइंगल को लेके शुरू होगा। तो हम ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल और लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल CAE। और फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने tan थीटा यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दिया था और ये अपोजिट था और ये एडजेसेंट था। इस बार अगर आप देखोगे तो इस थीटा का जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाले का वैल्यू दिया है या हमने निकाला है, मतलब है हमारे पास, और हाइपोटेनस का है। इस बार एडजेसेंट गायब है। तो अगर अपोजिट और हाइपोटेनस है तो अपोजिट और हाइपोटेनस को लेके या तो साइन थीटा, अपोजिट और हाइपोटेनस को लेके या तो कोसेक थीटा, इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। इस बार tan थीटा यूज़ नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कोई पता नहीं यहाँ पे, और कॉस भी नहीं हो सकता। एडजेसेंट और हाइपोटेनस है हमारे पास लेकिन एडजेसेंट नहीं है। तो ये जो 11 है वो थीटा के अपोजिट में है और ये जो 22 है ये हाइपोटेनस है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस को लेंगे तो साइन थीटा ही यूज़ कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कोसेक थीटा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपोटेनस और अपोजिट है। हम साइन थीटा को लेके सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट CE अपॉन AC। तो CE अपॉन AC, जिसमें से CE आपके पास 11 है और AC आपके पास 12 है। याद रखिए इस बार हम एंगल फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो CE के प्लेस पे 11 लिखेंगे, AC के प्लेस पे 22 लिखेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 1 और 11 2 होता है। तो साइन थीटा आपको 1/2 मिला। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि साइन थीटा 1/2 हो रहा है स्टूडेंट्स, साइन थीटा 1/2 हो रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको सोचना है कि आपको एंगल बताना है स्टूडेंट्स, और आपने साइन थीटा का वैल्यू हाफ निकाला है। तो टेबल में अगर आप चलते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि साइन के कॉलम में या साइन के रो में हाफ जो दिखाई दे रहा है वो 30 डिग्री को करस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब साइन थीटा हाफ कब होगा, जब उसका थीटा जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब है कि थीटा 30 डिग्री है तभी हाफ मिला है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि बट साइन 30 इज़ हाफ। तो अगर साइन 30 हाफ हो रहा है इसका मतलब है थीटा का वैल्यू क्या मिल जा रहा है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर थीटा विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा आपने अज्यूम किया था इस एंगल को, एंगल CAE। तो लास्ट में जो हमसे पूछा डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री। तो ईजी है स्टूडेंट्स। बात सिर्फ इतनी है कि बस फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी चीज़ को सॉल्व करोगे तो वो उतना आपको मज़ेदार नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप इसको 2 से 3 बार कम से कम करिए 3 टाइम, तो आपको ये अच्छा लगने लगेगा और आप इसके अंदर जो छुपा हुआ जो भी राज है वो भी सब समझने लगोगे और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।